स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से है। रिसेंटली सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा एक कंसर्न को रेज किया गया था कि 2026 का जो ईयर है, जब तक हमारा जो लोकसभा का नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फ्रीज हैं, 2026 के लेटर फेज के अंदर में डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाएगा, नया जो सेंसस का जो डाटाज हैं उसके बेसिस पे। तो आप देखिए कि डिलिमिटेशन का जब एक्सरसाइज है उसके अंदर में सदर्न इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर ना रिड्यूस हो, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर्स के अंदर में सदर्न इंडिया के स्टेट्स के द्वारा बेटर वे के अंदर जो फैमिली प्लानिंग के जो इनिशिएटिव हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कैरी आउट किया गया था। तो वहाँ पे उनका कंसर्न यही है, रिप्रेजेंटेशन उनका रिड्यूस है वो हो सकता है। उसके रिगार्डिंग में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा इंश्योर है वो किया गया है कि किसी भी तरीके से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर में रिड्यूस है वो नहीं होगा। हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी रहा तो उनके जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको इंक्रीज ही किया जाएगा आने वाले समय का जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसके थ्रू में। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग में रिसेंटली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कितनी बार हमारे यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया है, उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो आप देखिए कि 1951 के समय उस जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1961 के समय किया गया था स्टूडेंट्स, और 1971 के समय में जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप देखिए कि एक लेटर फेज के अंदर भी कंडक्ट होता है 2002 के अंदर में, पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिसाइडेड हैं 1971 का जो सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग में 2002 के समय जो इंटरनल एडजस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया गया, किसी भी एक स्टेट का जो इंटरनल एडजस्टमेंट है उसके थ्रू में। और स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जो हमारे फ्रीज हुई हैं वो बेसिकली आपको 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलती हैं। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको 2026 के रिगार्डिंग में जो फ्रीज है वो कर दिया गया। प्रेजेंट समय में हमारे लोकसभा के अंदर में नंबर ऑफ सीट्स कितना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स आपको 543 हैं वो देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर में 2 सीट्स हैं वो आप देखिए कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिगार्डिंग में रिजर्व हुआ करती थी, बट उनको फिर लेटर फेज के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रिड्यूस किया गया, क्योंकि आप देखिए कि एनफ टाइम पीरियड है वो हो चुका है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया। मैक्सिमम सीट्स कितना है, अभी हमारे यहाँ पे कितनी सीट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, 552 है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती हैं आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सीट्स हैं वो डिसाइड होती हैं एक पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसको क्राइटेरिया माना जाता है। और आप देखिए कि पॉपुलेशन यहाँ पे जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया है उसके अंदर भी वो जो रेशियो है वो सिमिलर होना चाहिए, और विद इन द स्टेट्स और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच भी जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो एक सिमिलर कंडीशन के अंदर होना चाहिए। उस एक्सरसाइज को डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स आप देखिए कि डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में ही डिस्कस करें तो हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, जो पार्लियामेंट का जो सीट्स हैं वो डिसाइड होती हैं आर्टिकल 82 के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट है वो किया जाता है। उस कमीशन को उनके द्वारा अपना रिकमेंडेशन है वो दिया जाएगा, रिकमेंडेशन से इनका बाइंडिंग हुआ करती हैं। और स्टूडेंट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में किस आर्टिकल के अंदर में डिलिमिटेशन कमीशन को डील किया जाता है, वो है स्टूडेंट्स आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 एंड आर्टिकल 82 जिसके थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ करते हैं। रिसेंटली आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है उसके वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लास्ट ईयर के रिगार्डिंग में, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कंटिन्यूस ये जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर में है, तो कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स हमारे जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया। पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे पेटिशन के अंदर यही पूछा गया है कि कोई पर्सन है वो कन्विक्ट हो चुका है, क्रिमिनल पर्सन है वो कन्विक्ट हो चुका है, और आप देखिए कि कन्विक्शन के बाद में वो वापस से आता है, वापस से अपना जो प्रिजन है उससे रिलीज होता है, और प्रेजेंट समय में उनका जो पनिशमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद में 6 ईयर का एक जो पीरियड है
और उसके बाद में अगर आप देखिए कि फिर से वो पार्लियामेंट या हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसके लिए अगर वो इलेक्ट होता है, तो क्या यहाँ पे जो क्रिमिनल पर्सन है उनके द्वारा पॉलिसी का जो फ्रेमिंग है, पॉलिसी का फ्रेमिंग है वो किया जाएगा, लॉ मेकिंग पावर है उनको दिया जाता है हमारे लेजिस्लेटिव जो आप देखिए कि जो भी हाउसेज हैं उसके रिगार्डिंग। तो पेटिशन के अंदर में ये कहा गया कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको परमानेंटली यहाँ पे जो बैन है वो लगाया जाए, परमानेंटली लाइफ टाइम बैन है वो लगा दिया जाए जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर ऑफ क्रिमिनल चार्जेज हैं वो उनके ऊपर में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर में सीरियस जो यहाँ पे चार्जेज हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनका जो यहाँ पे आप देखिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस का जो डेट केसेज हैं वो पेंडिंग हुआ करते हैं कोर्ट के अंदर में, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिमिनलाइजेशन जो हमारा पॉलिटिक्स के अंदर में 90s या 70s के समय में जो इंक्रीज हुआ था, तो आप देखिए उसके बाद में 2013 के समय में केस आता है जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं, लिली थॉमस केस है। ये केस आप जरूर से याद रखना, यूपीएससी के अपने मेंस के आंसर्स के अंदर में आपको इसको कोट करना चाहिए। तो उस लिली थॉमस केस के द्वारा ये जो लिमिटेशन है वो लगाया गया था, बट आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका जो सेक्शन 8 के अंदर में ये बताया जाता है 6 ईयर का जो बैन रहेगा। और सेक्शन 11 है वो बताता है कि इलेक्शन कमीशन अगर डायरेक्शन दे तो उसका जो बैन है वो रिड्यूस भी किया जा सकता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के एक पॉलिटिशियन है उनका जो यहाँ पे 6 ईयर का जो टेन्योर है उससे आप देखिए कि उनको जल्द ही जो उनका जो बैन है उसको रिड्यूस कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न इंडिया के स्टेट्स के ही पर्सपेक्टिव से है, तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि तमिल जो लैंग्वेज है उसको किसी भी तरीके से अदर लैंग्वेज है वो डोमिनेट नहीं करेगा। तमिल स्पीकिंग जो एरिया है उनका जो तमिलनाडु है वहाँ पे एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जिसमें आप देखिए कि 3 गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसको मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 3 कौन से इनिशिएटिव हैं स्टूडेंट्स, एजुकेशन के वो इनिशिएटिव हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान जो प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग में है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और स्टूडेंट टीचर्स को एजुकेशन किस तरीके से कैरी आउट करना है। इन 3 इनिशिएटिव्स को मर्ज करने के बाद में समग्र शिक्षा अभियान है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसके फंड रिलीज के रिगार्डिंग में फंड को रोका गया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उस स्टेट के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब तमिल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि तमिल हमारा जो क्लासिकल लैंग्वेज भी है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ न्यू क्लासिकल लैंग्वेज है उनको भी ऐड किया है। और तमिल आप देखिए कि फर्स्ट हमारा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, तेलुगु के अलावा आप देखिए कि मलयालम है, कन्नड़ है, कन्नड़ के अलावा स्टूडेंट्स ओडिया है। तो ये लैंग्वेज है जिनको कि इनिशियल फेज के अंदर में 6 वो लैंग्वेज हैं जिसको याद करने का जो तरीका है वो किस तरीके से है, आप या सदर्न इंडिया के स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से इसको याद कीजिए। तमिलनाडु के वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है। केरल के वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, मलयालम है। कर्नाटक के वहाँ पे कन्नड़ है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे तेलुगु है। तो 4 जो लैंग्वेज है यहाँ से होता है। फिर आप देखिए कि ओडिया जो लैंग्वेज है, उड़ीसा के वहाँ पे ओडिया लैंग्वेज है और यहाँ पे आपको संस्कृत जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है एंशिएंट समय में। तो ये 6 यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो हुआ करती थी। अभी गवर्नमेंट के द्वारा 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज है उनको ऐड किया गया है। कौन कौन सा स्टूडेंट्स, मराठी लैंग्वेज है, मराठी के अलावा आप देखिए कि बंगाली है जो बंगाली लैंग्वेज है, आसामीज है, आसामीज है और स्टूडेंट्स पाली एंड प्रकृत है, पाली एंड प्रकृत है। जो क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ चेंजेज हैं वो किए गए हैं। अर्लियर फेज के अंदर जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हुआ करता था। क्लासिकल लैंग्वेज जो बोली जाती थी उसका प्रेजेंट जो लैंग्वेज जो बोली जाती है उससे आप देखिए कि एक डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर ये क्राइटेरिया हुआ करता था। इसके जो क्राइटेरिया हैं, क्लासिकल लैंग्वेज के जो क्राइटेरिया हैं जो रिसेंटली चेंज किए गए हैं या उसके अंदर में जो भी अमेंड किया गया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो महाकुंभ है उसके बारे में है। महाकुंभ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, प्रयागराज के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ।
वाटर बॉडीज का एक इम्पोर्टेंस है, कभी जब भी कुंभ एरिया जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज होता है, तो इस साल का जो कुंभ मेला है या महाकुंभ है जो कि 12 ईयर्स के गैप के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट्स? प्रयागराज के अंदर में। प्रयागराज के वहाँ पे कौन सा रिवर है वो फ्लो करता है? रिवर फ्लो करती हैं स्टूडेंट, 3 रिवर हैं, गंगा है, यमुना है और सरस्वती रिवर है, वो वहाँ से फ्लो है वो किया करती है। ये आप देखिए कि प्रयागराज है। फिर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है कुंभ मेला? उज्जैन के वहाँ पे। उज्जैन पे कौन सा रिवर फ्लो करती है? शिप्रा रिवर है। फिर आप स्टूडेंट्स नासिक के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है? गोदावरी है, गोदावरी फ्लो करता है। और स्टूडेंट्स हरिद्वार जो कि उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है, तो वहाँ पे जो गंगा रिवर है वो आप देखिए कि ओरिजिनेशन है उसका वहाँ पे। तो बेसिकली इस तरीके से जो रिवर्स का इम्पोर्टेंस है, महाकुंभ है वो एंड हुआ है, उसका जो लास्ट जो बाथिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। एंड महाकुंभ इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसका भी पार्ट है। इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर भी एडेड है इंडिया के लिस्ट के रिगार्डिंग में। यूनेस्को का ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। दिल्ली के वहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, तो उसके जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि हमारा जो पार्लियामेंट है या जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है वो कौन सा यहाँ पे विंग से होना चाहिए? तो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन का जो एक कंसेंसस है, पॉलिटिकल कंसेंसस है, या अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे जो डिप्टी स्पीकर है वो इलेक्ट किया जाएगा लोकसभा के अंदर में। हमारा जो लास्ट लोकसभा था उसके अंदर में आप देखिए कि कोई भी डिप्टी स्पीकर है वो नहीं था। तो ऐसे भी आपसे सवाल हो सकते हैं, क्या हमारी फर्स्ट लोकसभा के अंदर में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था? फिर आपसे पूछ लिया जाए डिप्टी स्पीकर का क्या कोई कंसेंसस है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस कंसेंसस को डेवलप किया गया जिसके अंदर अपोजिशन से ही इलेक्ट होगा? और डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में क्या आर्टिकल 94 के अंदर मेंशन है? तो ऐसे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लास्ट पेज आता है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि कोल बेस्ड जो फायर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर में, वो आप देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये इम्पैक्ट करेंगे, उसको भी इम्पैक्ट करेंगे। और आने वाले समय के अंदर ये जो इम्पैक्ट है 10% के आसपास जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है। उसके बिहाइंड के रीजन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे जो कोल बेस्ड जो फायर पावर प्लांट्स हैं उनसे जो एमिशन है वो कैरी आउट होता है। एमिशन आप देखिए कि कौन सा कैरी आउट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वहाँ से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लाई एश है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका यहाँ पे जो एमिशन है वो कैरी आउट होता है। वो आप देखिए कि फिर रिएक्ट करता है किसके थ्रू में? उसके थ्रू स्मोक का डेवलपमेंट है, उसके थ्रू एसिड रेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब रेन होगा तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो एमिशन किया गया जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसके साथ में रेन रिएक्ट करते हुए एसिड रेन का जो सिचुएशन है, कि आप देखिए कि वाटर बॉडीज के अंदर में जो यूट्रोफिकेशन का जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो उसी की वजह, उसी को बेसिकली स्टडी के अंदर में पाया गया है कि क्रॉप का जो यील्ड है, स्पेशली वीट है, राइस है, उसका जो क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स फाओ के बारे में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? फाओ, फाओ सिचुएटेड है स्टूडेंट्स रोम इटली के वहाँ पे, रोम इटली के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि इनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो चलाया जाता है, 1961 के समय स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंटली हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनका एक मीटिंग वहाँ पे कंडक्ट होगा, फाओ के अंदर में मीटिंग है वो कंटिन्यूस अभी चल रहा है फेज के अंदर में, जिसके थ्रू आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में रिसेंटली जो कन्वेंशन फॉर सीबीडी का जो COP16 है वो कंडक्ट हुआ था, तो उसी के बायोडाइवर्सिटी के जो टॉक्स है उसके रिगार्डिंग में मीटिंग है वो फाओ के अंदर कंडक्ट होने वाला है। जो हमारा टारगेट है कि 30% जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है 2030 तक, तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रीज़ का यहाँ पे जो डिस्कशन है। अब आप देखिए कि फाओ के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कहाँ पे सिचुएटेड है? रोम इटली के वहाँ पे। कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में एक कंसर्न ये भी है, यूएस के द्वारा भी इस कन्वेंशन को जो रेटिफाई है, जो साइन है वो नहीं किया गया है। और जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जो डेडलॉक है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करने के रिगार्डिंग में, तो उस डेडलॉक को एंड है वो किया जा सके इस डिस्कशन के अंदर में, वही इसका जो मेन एम है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि फाओ के बारे में हमने डिस्कस किया, और जो ये डिस्कशन है
अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में रीड करें तो क्या इसको नोबेल प्राइज है वो दिया गया है, क्या इसको जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस हुआ है, नोबेल पीस प्राइज। तो यस स्टूडेंट, 2020 के समय के जो नोबेल प्राइज है उसका लिस्ट आप देखना, तो नोबेल पीस प्राइज है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उस समय में जो दिया है वो गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूडान के पर्सपेक्टिव से हैं। सूडान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि सूडान के वहाँ पे क्या होता है कि एक जो मिलिट्री जेट है वो क्रैश हुआ है जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ है सूडान के वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी वायलेंस कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, बट एक बार सूडान अगर यहाँ पे मेंशन है तो उसका लोकेशन को हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। या सूडान के द्वारा रेड सी के एरिया के अंदर में अपना जो टेरिटोरियल एरिया है उसको शेयर किया जाता है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे जो सूडान है वो सिचुएटेड है। सपोज करना यहाँ पे सूडान सिचुएटेड है। स्टूडेंट, सूडान का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर में आपको इजिप्ट नाम का जो कंट्री है, जो सुएज कैनाल जिसके अंडर में है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप देखिए कि जो एरिया शेयर करने वाला जो कंट्री है वो है लीबिया, जो गद्दाफी का जो कंट्री हुआ करता था। गद्दाफी जो आप देखिए कि काफ़ी लंबे समय तक उनके द्वारा रूल किया गया था। फिर स्टूडेंट्स इसके जो यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको चैड नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वो भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। स्टूडेंट्स, एरिया शेयर करने के बाद में आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में आपको साउथ सूडान है। सदर्न पार्ट के अंदर में कौन सा है स्टूडेंट? साउथ सूडान है, वो सिचुएटेड है सदर्न पार्ट के अंदर में। यहाँ पे कुछ एरिया है वो इथोपिया भी शेयर करता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन के आसपास सिचुएटेड है सूडान। और यहाँ पे आप देखिए कि इरिटेरिया है, इरिटेरिया है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर में जो रेड सी है, रेड सी है यहाँ पे, तो ये लोकेशन इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि अफ्रीका के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो काफ़ी बार हम उसके इन्वायरमेंटल रीजन्स के बारे में भी रीड करते हैं। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको बेसिकली जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने के लिए मिलेगा, मोरक्को का जो रीजन है। फिर आप देखिए कि आपको जो डेजर्ट कंडीशन है, सारा का जो रीजन है, उसके बाद में आपको साहिल का जो रीजन है, फिर आपको जो अपर गेनिया एंड लोअर गेनिया का जो सिचुएशंस क्रिएट होता है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ के वहाँ पे, जिसमें नाइजीरिया है, कैमरून है, वो सिचुएटेड है। और फिर स्टूडेंट्स, एक कोंगो जो है, जो कोंगो का जो एरिया है वो एक डिफरेंट जो क्लाइमेटिक रीजन है, इन्वायरमेंटल रीजन है, उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएन के द्वारा इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसके अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा अपना जो कमिटमेंट है पीस को इस्टेब्लिश करना, किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, उसके रूप से जो काम है वो किया गया है। पीस, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें पीस के रिगार्डिंग में या पीस कीपिंग फोर्सेज के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया के अंदर में आप देखिए कि मोर देन 5000 है, मोर देन 5000 प्लस कुछ फोर्सेज हैं। उनका जो डिप्लॉयमेंट है जो पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेपाल नाम का जो कंट्री है, नेपाल के अलावा आप देखिए कि रवांडा नाम का जो कंट्री है, नेपाल है, रवांडा है और बांग्लादेश है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 कंट्रीज है उसके बाद में इंडिया का जो नंबर ऑफ फोर्सेज है वो 4th नंबर के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी जो M23 जो रेबल ग्रुप है उस एरिया के अंदर में इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो सर्व कर रही हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है कि कोंगो का जो एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से। तो एक बार कोंगो का जो लोकेशन है उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखिए कि कोंगो का जो लोकेशन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। सपोज कीजिए कोंगो है वो सिचुएटेड है, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसका एक लिटिल बिट जो टिप है, जो आप देखिए कि वाटर बॉडी है उसके साथ में शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स, कोंगो यहाँ पे सिचुएटेड है। कोंगो के वहाँ पे कौन कौन से कंट्री अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो अपना एरिया शेयर करता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको साउथ सूडान है, उसके बाद में आपको साउथ सूडान है। साउथ सूडान के नीचे आप देखिए कि युगांडा नाम का जो कंट्री है। फिर आप देखिए कि वहाँ पे 2 स्मॉल कंट्रीज हैं, एक रवांडा है, एक स्टूडेंट्स वहाँ पे ब्रूंडी नाम का जो कंट्री है, रवांडा है और ब्रूंडी नाम का जो कंट्री है। और कुछ एरिया यहाँ पे तंजानिया के द्वारा भी शेयर किया जाता है, तंजानिया के द्वारा भी। और स्टूडेंट्स, जो ईस्टर्न पार्ट है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि कुछ जो यहाँ पे एरियाज हैं वहाँ पे आपको वाटर बॉडीज हैं, काफ़ी सारी वाटर बॉडीज हैं जो देखने के लिए मिलेंगी। इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना और कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कौन कौन सा वाटर बॉडी है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोंगो के वहाँ पे सिचुएटेड है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न इंडिया का, तो यहाँ पे जैम्बिया नाम का कंट्री है, जैम्बिया है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि अंगोला है और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली कॉन्गो का लोकेशन हुआ। आपको ईस्टर्न पार्ट का जो लेक्स हैं वो बताना है। अभी रिसेंटली यहाँ पे M23 जो रेबल ग्रुप हैं जिनको कि रवांडा के द्वारा बैक किया गया, ये जो रवांडा है ब्रुंडी के नियर बाई एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में एक सिटी है, सिटी का नाम है गोमा। गोमा को इनके द्वारा कैप्चर है वो किया गया है M23 रेबल ग्रुप के द्वारा। इंडिया का पीस कीपिंग फोर्सेज वहाँ पे सिचुएटेड है, 4th नंबर के ऊपर है इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में। और आप देखिए कि पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा ब्लू कलर का जो हेलमेट है, ब्लू कलर का जो कैप है उसको पहना जाता है, तो उनको काफ़ी बार ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अभी रिसेंटली आप देखिए कि स्टेट्स के वहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए। स्टेट्स के इलेक्शन में अंदर क्या किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वुमेन्स को जो कैश ट्रांसफर है वो किया जा सके, वुमेन्स को जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, कि जितना ज़्यादा उनके वोट्स को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा कमिट किया गया कि हमारे द्वारा आपको जो कैश का जो ट्रांसफर है वो किया जाएगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो नीड, जिन वुमेन्स को नीड का ज़रूरत है, नीड का बेसिकली आप देखिए कि जो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको जो एनलाइटमेंट है, उनको जो राइट्स हैं वो जो अवेलेबल होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि उसको कम्प्लीटली जो सपोर्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। स्कीम के रिगार्डिंग में आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर में, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो कैश का जो ट्रांसफ़र किया गया है वुमेन्स को यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम के अंदर में, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करता है, वुमेन्स का जो राइट्स है, उनका जो फैमिली के अंदर में जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से जो वुमेन्स को जो कैश का जो ट्रांसफ़र है वो हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो इनके द्वारा डिस्कशन ये किया गया कि कैश स्टेट आफ्टर स्टेट के रिगार्डिंग में कैश ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है, बट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका जो लीगल राइट्स हैं उनसे उनका डेप्रीविएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो उनको बेनिफिट्स अवेलेबल होने चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के समय में, जिसके दौरान में आप देखिए कि 6000 का जो प्रॉमिस है वो किया गया था, 6000 का प्रॉमिस किया गया, जो प्रेजेंट समय में 12,000 है वो होना चाहिए। तो प्रेजेंट समय का जो इस तरीके का सिचुएशन है, और स्टूडेंट्स उनको न्यूट्रिशनल फूड है, हेल्थ केयर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा उसके लेटर फेज के अंदर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो बेसिक मैंडेट है वो यही था कि कैश का जो बेनिफिट है वो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस स्कीम के रिगार्डिंग में जो डाटाज हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं अवेलेबल हैं, तो बेसिकली आप देखिए कि उसका जो फंक्शनिंग है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को यहाँ पे रेज किया गया है। बजटरी सपोर्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पे होना चाहिए, तो बजटरी सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो लैकिंग है उसका भी यहाँ पे डिस्कशन है। और स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पे 2 स्टेट्स का जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर में आप देखिए कि उड़ीसा है, उड़ीसा जो स्टेट है, तमिलनाडु जो स्टेट है, तो वहाँ का जो बेनिफिट है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पे जो सस्टेनेबल वे के अंदर में आप देखिए कि उस दौरान में उनको सस्टेनेबल जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वहाँ पे कैश का जो ट्रांसफ़र हो, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हो, उसको वहाँ पे प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। तो 2 आपको मॉडल स्टेट्स मिले हैं इस कम्प्लीटली डिस्कशन के अंदर में, एक तो उड़ीसा और तमिलनाडु आपको मिला है। तो ये अपने आंसर के अंदर में आप कोट कर सकते हो कि आप देखिए आंसर सपोज कीजिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो मैटरनिटी जो बेनिफिट्स है उसी के बारे में, तो आप देखिएगा यहाँ पे आप बताओगे कि 2 मॉडल स्टेट्स हैं, तो उसका रोल मॉडल को अदर एरियाज़ के अंदर भी फॉलो किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। रिसेंटली आप देखिए कि हमारा जो डाटाज के रिगार्डिंग में जो लॉ है उसके पर्सपेक्टिव से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन है उनके द्वारा जो कंसर्न्स को रेज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो डाटा के रिगार्डिंग में जो कानून है वो अभी ड्राफ्ट फेज के अंदर में है, अभी ड्राफ्ट सिचुएशन के अंदर में है, अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है। तो हमें ज़्यादा जब तक एग्जिस्टेंस में ना आए आपसे क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, कंसेंट का जो चेंज है वो किया गया है।
तो कंसेंट रिक्वायरमेंट होगा, उनका गार्जियन है उसका कंसेंट है वो रिक्वायर होगा अगर उनके डाटा को यूज करना है। तो उसका कुछ लोगों ने विरोध किया गया है कि सभी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी भी आप देखिए कि डिफरेंट काइंड का है। 2016 का जो एक्ट है उसके अंदर में नंबर ऑफ डिसेबिलिटी है उसको 21 है वो कर दिया गया था, जो अर्लियर फेज के अंदर में 10 या 6 हुआ करती थी। तो आप देखिए कि जो काफ़ी सारे ऐसे भी डिसेबल पर्सन है जिनको कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है किसी गार्जियन के थ्रू नहीं है, वो अपना डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है किसी के पैर की वजह से कोई डिफेक्टेड हो, कोई अदर वे के अंदर डिफेक्टेड हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है इसके रिगार्डिंग में जो चेंजेस को कैरी आउट किया जाए जब बिल को प्रपोज किया जाए पार्लियामेंट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में है, अभी आप देखिए कि रिसेंटली यूएस रसिया और यूक्रेन का जो डिस्कशन है वो हुआ है। यूएस के द्वारा यूक्रेन के साथ में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रेयर अर्थ मिनरल्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो डील है जिसको कि इकोनॉमिक डील का नाम दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से यूएस के द्वारा फंड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, और यूएस का जो कमिटमेंट है कि जो कंटिन्यूस फोर्सेस का जो सप्लाई है वो भी यूक्रेन को किया जाए, तो ये एक डिस्कशन था। इस कम्प्लीटली डेवलपमेंट के अंदर में यूरोपियन यूनियन का जो एक डेलीगेशन है वो इंडिया के विजिट के लिए आया है, और डेलीगेशन के द्वारा डिस्कस यही किया गया है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो स्ट्रेटजिक रोड मैप था 2020 से लेकर 2025 का, ये 5 ईयर का जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का रोड मैप है उसको किस तरीके से आने वाले समय के अंदर में आगे कैरी आउट करना है, किस तरीके से जो डिस्कशन है जो जो रिलेशंस है उनको आगे कैरी आउट करना है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे कुछ जो आप देखिए कि कुछ हमारे यहाँ पे जो लेबर यूनियंस हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि उनके द्वारा अगर किसी भी तरीके से लेबर कोड्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करेंगे, उसको वो अपोज करेंगे। लेबर कोड क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट लेबर लॉज हुआ करते हैं उनको 4 कोड्स के अंदर में कोडिफाई है वो किया गया है, 4 कोड्स के अंदर कोडिफाई किया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो कोड हैं, इंडस्ट्री के अंदर कोई डिजास्टर होता है, कोई वहाँ पे सिचुएशन है, तो सभी को इस कोड के अंदर रख दिया गया है, सभी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स को। तो सोशल बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग में कि उनको किस तरीके से पेमेंट रहेगा, किस तरीके से उनको जो अलाउंस है वो कैरी आउट किए जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये आप देखिए कि इन कोड्स के अंदर में कोडिफाई किया गया है, उसका अपोज है वो किया गया है कुछ ट्रेड यूनियंस उनके द्वारा। ऑल इंडिया जो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं अर्लियर फेज के अंदर में कॉलोनियल एरा के समय ही क्रिएट हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स भी हैं, जो आप देखिए कि एन.एम. जोशी भी हैं और हमारे लाला लाजपत राय भी हैं, जिनके द्वारा जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उसके अंदर एक रोल है वो प्ले किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वुमेन जो पंचायत लीडर्स हैं उसके रिगार्डिंग में एक जो यहाँ पे जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ, जिसको कि हमारे जो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ओम बिरला सर, उनके द्वारा एड्रेस किया गया कि कैसे यहाँ पे वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो इंक्रीज हुआ है, बट आप देखिए कि काफ़ी बार आपको सरपंच पति सिस्टम है, सरपंच पति सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज सरपंच पति सिस्टम? एक वहाँ पे अगर जो सीट है वो रिजर्व हुआ है वुमेन के पर्सपेक्टिव से, तो जो इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिकल फैमिली है उस विलेज का, उनके द्वारा इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाएगा, वुमेन के द्वारा इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाएगा, पर बाद में जो कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस है वो मेल जो पार्टनर है उनके द्वारा कैरी आउट होगा, जिनके लीडरशिप के अंदर में या जिनके फेस के ऊपर इलेक्शन है वो हुआ है। तो यहाँ पे यही डिस्कशन है कि कैसे इसे जो यहाँ पे जो कंसर्न है इससे इसको रिमूव किया जाए और जो वुमेन्स का जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। काफ़ी सारी हमारी वुमेन पंचायत जो लीडर्स हैं वो आप देखिए कि मर्ज भी हुई हैं, जिसमें हम बात करें तो नौरती बाई हैं, छवि राजावत हैं, नीरू यादव हैं। तो आप देखिए कि अब रिसेंटली यूएन के वहाँ पे बुलाया भी गया था, यूएन के वहाँ पे हमारे कुछ जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, जिनमें 3 जो वुमेन सरपंच हैं उनको बुलाया गया था लास्ट ईयर यूएन के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमास के पर्सपेक्टिव से है, हमास के द्वारा होस्टेज पर्सन है उनका बॉडी है उसको रिटर्न किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। फ्रांस के वहाँ पे एक नाइफ का जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था, तो आप देखिए उसको एनकाउंटर है वो किया गया है पुलिस फोर्सेज के द्वारा। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं उनको जो उनके रिगार्डिंग में जो केसेज हैं उसको कैरी आउट किया जा सकता है।
और चाइना के द्वारा ड्रिलिंग प्रोसेस के अंदर में जो शूटिंग किया गया है तो उसके रिगार्डिंग में ताइवान के द्वारा अपना जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया है। चाइना के द्वारा ड्रिलिंग प्रोसेस के अंदर में तस्मान सी का जो एरिया है, जो कि आप देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड एंड डेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एरिया है जिसको कि हम तस्मान सी के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि तस्मान सी के वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया जो चाइना के द्वारा ड्रिलिंग जो एक्सरसाइज प्रोसेस है उसके अंदर में कुछ शूटिंग्स है वो किए गए थे, वहाँ पे भी इसका कंसर्न था। अब ताइवान के द्वारा भी कंसर्न्स को रेज किया गया है, फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। तो आप देखिए कि ताइवान को सेपरेट करने वाला जो वाटर बॉडी है वो कौन सा है चाइना के मेनलैंड से, वो ताइवान स्ट्रेट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के वहाँ पे आप देखिए कि तस्मान सी है, और तो यहाँ पे कुक स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है, जो कि तस्मान सी को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन के साथ में। यूएस एंड रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो तुर्की के अंदर मिलेंगे, तुर्कई उसका नेम है, नेम चेंज किया गया है उनके द्वारा। और यूक्रेन आप देखिए कि फॉरगेट करे नाटो का मेंबरशिप के रिगार्डिंग में ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है। नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। नाटो के अंदर में एक कलेक्टिव जो डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज कलेक्टिव डिफेंस, की कलेक्टिव वे के अंदर में कंप्लीट किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है जो नाटो का मेंबर है, तो उस कंट्री को सभी जो कंट्रीज का जो फोर्सेज है उसके द्वारा जो डिफेंड है वो किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, जो होमवर्क आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।